अब चैप्टर 12 में हम देखेंगे प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब नए ऑफस्प्रिंग बनाना। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, कैसे न्यू इंडिविजुअल बनते हैं बाय देयर पेरेंट्स। पेरेंट नए इंडिविजुअल बनाते हैं। किसी भी जो भी जीवित प्राणी या प्लांट है धरती पे, वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं किसी किसी तरीके से। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है प्लांट्स में। अब प्लांट में कई तरीके के पार्ट्स हैं, जैसे कि रूट्स है, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं। तो ये जो रूट, स्टेम्स और लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट है, क्योंकि ये खाना बनाने के काम आते हैं। जैसे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना प्रिपेयर किया जाता है, और रूट्स द्वारा धरती से न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्जॉर्ब करके बाय स्टेम्स वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। अब फ्लावर है, जो प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। यहीं से रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में क्या होता है, अगर हम देखें कि प्लांट, अगर हम बहुत जनरल तरीका देखें तो बीज से हम नया प्लांट बनाते हैं। जो सीड होते हैं उससे हम नए प्लांट का उसको ज़मीन पे बो देते हैं, और फिर वो स्प्राउट होके नया प्लांट बनता है। बट वो सीड कैसे बनता है? सीड हमेशा फल के अंदर होता है, और फल जो होता है वो फ्लावर की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ही बनता है। अब प्लांट दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। अब असेक्सुअल और सेक्सुअल मतलब देखते हैं आगे। अब असेक्सुअल जो होता है वो विदाउट सीड, मतलब सीड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं बीज होता है, बीज डाल देते हैं हम और नया प्लांट उग जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बहुत जनरली देखें तो प्लांट के बहुत सारे हिस्से हैं जिससे हम रिप्रोडक्शन जो ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे रूट है, हम रूट को जो है, जैसे जिंजर हो गया या फिर आलू हो गया, उसे हम डायरेक्टली ज़मीन पे गाड़ देते हैं तो वो नया प्लांट उग जाता है। अब एक टर्म है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, इसका इस्तेमाल करके अगर हम नया प्लांट बना रहे हैं तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वो एक तरीके से जो पुराने पेड़ का पार्ट है, मान लीजिए स्टेम है, तो उसी से रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे वो। जैसे ये एक गुलाब के पत्ते का, गुलाब के डंठल का एग्जांपल है। इस तरीके से एक छोटा सा बड जो होता है, इससे हम नया प्लांट उगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने कट कर दिया, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, और यहाँ से कट कर दिया, और इसे अगर हमने धरती पे बो दिया तो ये नया प्लांट बना लेगा। ये तो स्टेम से किस तरीके से हम नया प्लांट बना सकते हैं, ये हो गया। सेम चीज़ है। अब ये जो पोटैटो होता है, पोटैटो एक जड़ का पार्ट होता है, वो रूट का पार्ट होता है। तो पोटैटो में क्या होता है, एक अगर हम देखें पोटैटो को ध्यान से तो छोटी छोटी सी ऐसे आँखें टाइप होती है। तो यहाँ से नए बड का निर्माण होता है। तो ये जो पार्ट है इसको आई कहते हैं। इस आई से, जैसे ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये एक आई है, यहाँ से नए बड तैयार होते हैं। तो इन बड को अगर हम काट दें, इस तरीके से काट के इस पोटैटो के पार्ट को अगर हम धरती पे गड़ा देते हैं तो इससे नया प्लांट उग जाता है। वैसे ही जिंजर में भी सेम चीज़ होती है। इस तरीके से बड के द्वारा नए प्लांट का निर्माण होता है। जिंजर भी एक रूट का पार्ट होता है। अब जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो ब्रायोफाइलम एक जगह होती है पत्तियों में जहाँ स्प्राउट निकलते हैं, नए ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं। तो ब्रायोफाइलम ऐसे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बायोलॉजिकल नेम है। बस इतना याद रखना है कि हम प्लांट के अलग अलग पार्ट से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक ब्रायोफाइलम का एग्जांपल है, किस तरीके से पत्तियों से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक कॉमन सी चीज़ होती है बडिंग। ये प्लांट में भी होता है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी इस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम ईस्ट का एग्जांपल देखते हैं। ईस्ट में किस तरीके से हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट ग्लूकोज को या उसे खा के एक तरीके से अल्कोहल बनाता है। तो अल्कोहल जो होता है ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है।
तो ईस्ट जो होता है रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ये बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। एक छोटा सा ईस्ट का सेल है, ये सिंगल सेल ईस्ट है, फिर ये धीरे 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 एक छोटा सा पार्ट बनने लगता है। इस पार्ट को हम बडिंग क्रिएशन मतलब डेवलप एक बड डेवलप होने लगता है धीरे धीरे। ये बड एकदम इंडिविजुअल सेल की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से जो ईस्ट है ये अलग अलग सेल में बट जाता है और एक इंडिविजुअल नया सेल बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो बडिंग है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। अब हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है, अपने ही पार्ट को बड़ा करके वो नया ऑफस्प्रिंग बनाता है। फ्रेगमेंटेशन का सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो एल्गी होती है। अगर हम देखेंगे जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जहाँ ज़्यादा पानी होता है, तो ग्रीन कलर के पैचेस बनने लगते हैं, तो वो पैचेस होती हैं एल्गी। एल्गी क्या होता है, अपने ही पार्ट को मल्टीप्लाई करके नए ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो इस तरीके से एक एल्गी का एग्जांपल है किस तरीके से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और बहुत अच्छे से बढ़ते जाता है अगर उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, अच्छा मॉइस्चर मिल जाए तो। अब प्लांट में एक स्पोर फॉर्मेशन एक चीज़ होती है जो फंगस होती है। अगर हम फंगस को देखें जो ब्रेड में होती है, ब्रेड का पीस अगर हम छोड़ देते हैं ऐसे ही हवा में मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन की सप्लाई उसको कंटिन्यूस मिलती रहती है और एक जगह अगर ब्रेड पड़ा रहे तो उसमें फंगस का निर्माण होने लगता है। तो फंगस क्या होते हैं, स्पोर बनाते हैं अलग अलग, मतलब डस्ट पार्टिकल जैसा दिखता है हमें, बट वो एक्चुअली स्पोर फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से, जो ये एक फंगस का एग्जांपल है, ये फंगस किस तरीके से स्पोर्स बनाता है। अगर ये मैच्योर हो जाता है थोड़ा सा तो इस तरीके से बहुत टाइनी से पार्टिकल स्पोर्स बनाने लगते हैं और यही आपस में डिवाइड होके नए ऑफस्प्रिंग बनाने लगते हैं। ये एक और एग्जांपल है जो सोरी प्लांट है, उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है इस तरीके से पत्तियों के नीचे। अब ये तो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सीड का इस्तेमाल नहीं करते हम रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो अब दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक्चुअली सीड्स बनते हैं, नए जो फल होते हैं वो बनते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टेमेंस होते हैं और पिस्टल होती है। तो स्टेमेंस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं बाय एग्जांपल, बाय डायग्राम। तो ये होता है एक एंथर और फिलामेंट। अगर हम फूल को अगर बहुत ध्यान से देखें, ये फूल है तो इसके अंदर एक डंठल से निकली होती है बीच से, ये डंठल है, इसका एग्जांपल ये है। तो इसमें एंथर होता है और जो स्टिग्मा होता है ये पोलन्स रिसीव करता है और एंथर पोलन्स रिलीज़ करता है। तो ये स्टेमन है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पिस्टल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि पोलन्स होते हैं। पोलन क्या होते हैं, एक बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। अब पोलन्स क्या होते हैं, पोलन्स हवा में उड़ते रहते हैं या फिर किसी इंसेक्ट या फिर किसी भी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्लावर के बीच में। अब पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिनेशन से क्या होता है, जो फ्लावर है वो ब्लूम करते हैं, मतलब अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फूल ही नहीं खिलेगा और फूल नहीं खिलेगा तो फल नहीं बनेगा। इससे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है बिल्कुल रुक जाती है। तो पॉलिनेशन 2 टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, फूल के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपस में पोलन्स को ट्रांसफ़र करके रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे ये है पोलन, इसी एंथर से पोलन ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा पे चले जाते हैं और जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जो एंथर से पोलन्स हैं वो दूसरे फूल के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है। अब इसके बाद जैसे पोलन्स ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद कैसे रिप्रोडक्शन शुरू होता है। अब ये पोलन की जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसको पॉलिनेशन कहते हैं, यही थ्योरी में लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं आप। और इस तरीके से जैसे ये स्टिग्मा का एक एग्ज़ाम्पल है
किस तरह स्टिग्मा में पोलन अटैच होके रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। ये एक पोलन ग्रेन है, ये किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर ये ओवरी में जाके कनेक्ट हो जाता है किसी तरीके से, और फिर ये जायगोट का फॉर्मेशन करता है। जायगोट एनिमल्स में भी होता है, जब एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब इनिशिएट होती है तो जायगोट का निर्माण होता है। फिर जायगोट से ही आगे का जो ऑफस्प्रिंग है वो बनता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये पोलन है, पोलन अटैच होके ओवरी तक पहुँच गया और फिर जायगोट बन गया। फिर जायगोट से ही फल का निर्माण होता है, यहाँ पे फल का निर्माण शुरू हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन यही है, किस तरीके से पोलन अटैच हो जाते हैं और फ्यूजन करते हैं। फिर फ्यूजन मतलब मिलाव एक तरीके से, फिर जायगोट का निर्माण होता है, फिर जायगोट से एक फल बन जाता है। ये सब टेक्निकल टर्म है। एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन हमने देखा। एम्ब्रियो ये होता है ओवरी के अंदर का जो इतना हिस्सा है, ये एम्ब्रियो है। अब ये फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कब होता है? जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है और जायगोट से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर बीज बन जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है विथ एग्जांपल, जैसे ऑरेंज, मैंगो, ये सब फल ऐसे ही बनते हैं। अभी सीड डिस्पर्सल क्या होता है? सीड डिस्पर्सल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, मतलब कहाँ कहाँ बीज फैल जाते हैं नेचुरल वे से या फिर किसी एनिमल के द्वारा सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया जाता है। तो एक जो सीड होता है वो अलग अलग जगह पे पहुंच जाता है। अगर वो पानी में बह जाता है या फिर कोई एनिमल उसे खा लेता है तो सीड एक्चुअली में पचा नहीं पाते एनिमल्स, तो वो सीड एज इट इज़ उनके एक्सक्रीशन में निकल जाता है। तो वो एनिमल एक जगह किसी फल को खा लेता है। मान लीजिए ये फल है मैंगो, तो मैंगो को एग्ज़ाम्पल तो नहीं ले सकते हैं, चलिए एप्पल ले लेते हैं। तो एप्पल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी एनिमल ने एप्पल खा लिया। तो एप्पल के जो बीज होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वो हार्ड सरफेस के होते हैं। तो हार्ड सरफेस वाले जो बीज हैं वो एनिमल पचा नहीं पाता। तो मान लीजिए एनिमल ग्रेज करके दूसरी जगह पहुंच गया, ये डिफरेंट प्लेस है एंटायरली, तो यहाँ पे एनिमल एक्सक्रीट कर देता है और जो एप्पल के बीज हैं वो एज इट इज़ धरती पे गिर जाते हैं। तो वो अगर उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो यहाँ पे स्प्राउट करके एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो सीड डिस्पर्सल का ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है। अब किस तरीके से अगर सीड एक ही जगह जमा हो जाए तो एक प्रॉब्लम सी हो जाएगी, एक कंपटीशन वाली सिचुएशन आ जाएगी जहाँ सनलाइट और वाटर के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सीड्स अगर एक ही जगह जमा हो जाए, एक ही जगह सारे प्लांट खिल जाए या फिर उग जाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो सीड का डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी है, सीड को फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल सोर्सेज से सीड फैलते हैं। ये एक सीड का एग्जाम्पल है, किस तरीके से सीड बनता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमें कंसेप्ट समझना है वही इम्पोर्टेंट है। चलिए चैप्टर ख़त्म होता है, अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। अब इसका देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें, मोशन जो होते हैं अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मोशन या तो एकदम स्ट्रेट लाइन पे होगा, मोशन कभी सर्कुलर भी होता है। जिस तरीके से अगर हम ड्राइविंग का टेस्ट देने जाते हैं तो हमें सर्कल बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्टर है वो कहता है, या फिर ये पीरियोडिक भी हो सकता है, थोड़ा एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया। ये पेंडुलम का एग्जाम्पल है एक तरीके से। तो मोशंस के बारे में जानते हैं। ये था। अब जो मोशन है वो इसकी स्पीड कैसी होती है, वो स्लो होता है या फास्ट होता है, वो देखते हैं। अगर हम जनरली बात करें, स्लो चीज़ वो होती है जो बहुत ज़्यादा समय में कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और फास्ट वो जो चीज़ होती है जो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। तो ये थ्योरी में यही लिखा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है किस तरीके से कार मूव कर रही है एक डायरेक्शन की तरफ। तो अगर हम ये देखें, ग्रीन वाली कार की तरफ देखें तो ये रिलेटिवली दूसरे कार के मुकाबले तेज़ चल रही है। तो अगली स्टेप में हम देखें कुछ समय बाद ये ग्रीन वाली कार आगे निकल गई है और दूसरी कारें थोड़ी सी पीछे रह गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं ग्रीन वाली कार फास्ट है, बाकी कारें इसके रिलेटिवली स्लो हैं। अब स्पीड क्या चीज़ होती है? स्पीड ये होती है कि कितने पर्टिकुलर समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है एक, स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
तो स्पीड जो होती है वो हम एक तरीके से बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, 1 आवर में किसी चीज़ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लीजिए कोई कार है वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 1 घंटे में, तो हम इसकी स्पीड कह सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। अब स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का सबसे अच्छा एग्जांपल है कार। ये एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल सकती, इसे ब्रेक लेना होता है, रेड लाइट पे रुकना होता है, ब्रेकर पे स्पीड कम करनी होती है, कोई अचानक से बंदा सामने आ जाता है तो एकदम से कार खड़ी कर देनी होती है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल बोले तो लाइट एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलती है। अब टाइम को कैसे मेजर करते हैं? टाइम को मेजर करने का अगर हम देखें, जो लॉन्ग टाइम एगो लोग सूरज का इस्तेमाल करते थे। सूरज की जो पोजीशन है उससे वो टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। तो सूरज जो है वो बड़े टाइम का अंदाज़ा लगाने के लिए तो बहुत अच्छा है, और वो एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट टाइम बताता है, एग्जैक्ट नहीं है। तो वो लोग क्या करते थे कि अगर सूरज किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो शैडो का इस्तेमाल करके समय बता सकते हैं। एक शैडो क्लॉक का एग्जांपल यहाँ पे है। ये एक शैडो क्लॉक है, मतलब पुराने ज़माने में ऐसे इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो मॉडर्न टाइम में जो समय है उसको नापने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी क्या होती है? एक मैकेनिकल क्लॉक होती है, डिजिटल भी हो सकती है। आज के समय में डिजिटल क्लॉक आ गई है ये इस तरीके से। तो समय को नापने का आज के टाइम पे सबसे अच्छा तरीका ये है। पहले जो सूरज की रोशनी से हम अगर समय निकालते हैं तो वो बड़ा या तो दिन का होता है या तो एक पहर बोल सकते हैं। जैसे दिन में 8 पहर होते हैं, तो 8 पहर का अंदाज़ा लगा लेता था इंसान सूरज की पोजीशन से। अब घड़ी जो है, जो सबसे पहली घड़ी जो शुरुआत में आई थी वो सिंपल पेंडुलम के कंसेप्ट पर चलती थी। पेंडुलम क्या होता है? ये चीज़ एक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, किस तरीके से एक बार में एक ऑसिलेशन पूरा करेगा। तो पेंडुलम जब काम करता है तो ऑसिलेशन मूवमेंट पे काम करता है। इस तरीके से एक पेंडुलम का एग्जांपल है। जैसे आप देखेंगे एक बॉब होता है, जो एक पर्टिकुलर वेट का एक बॉल होता है, वो स्ट्रिंग से अटैच होता है। ये स्ट्रिंग को अगर हम एक तरफ पकड़ के अगर छोड़ दें तो ये दूसरी तरफ उतना ही मूव करेगा। जो जिस तरीके से बॉब होता है, ये बॉब है जो यहाँ पे है। और ऑसिलेशन है जो इसका मूवमेंट है, एक पर्टिकुलर मोशन, जैसे ये यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो ये इस जो टाइम है इसको ऑसिलेशन कहते हैं। इस ऑसिलेशन से हम समय की गणना कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट है जिन्होंने शुरुआत में घड़ी के कंसेप्ट को सोचा, उन्होंने एक ऑसिलेशन को 1 सेकंड का बता दिया। तो एक ऑसिलेशन अगर 1 सेकंड का हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। 60 टाइम्स अगर ऑसिलेट कर गया तो वो 1 मिनट हो जाता है। इस तरीके से समय घड़ी का निर्माण कराया उन्होंने। वही चीज़ लिखी हुई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब यूनिट ऑफ टाइम क्या है? हम सबसे बेसिक यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकेंड्स। अब अगर हम 60 सेकंड को जोड़ दें तो 1 मिनट बन जाता है। अगर हम 60 मिनट को जोड़ दें तो 1 आवर बन जाता है। इस तरीके से यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब एक छोटी सी कहानी है। गैलीलियो गैलीली बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, विचारक थे। उन्होंने घड़ी का कॉन्सेप्ट कैसे सोचा कि एक बार वो चर्च में गए। चर्च में बैठे बैठे उन्हें ऊपर एक कैंडल लटकती हुई दिखी, तो उन्होंने उस पर ऊपर ध्यान दिया। कैंडल हवा के माध्यम से या किसी और एक्सटर्नल फोर्स से कैंडल का जो अगर जंजीर से लटकी हुई है तो वो मूव कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक अंदाज़ा लगाया कि उनकी हार्ट बीट और कैंडल का मूवमेंट जो ऊपर लटकी हुई है, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, जंजीर से लटकी हुई है, तो इस कैंडल का जो मूवमेंट है ये ऑसिलेटरी मूवमेंट है, इधर से इधर मूव कर रही है, इनके हार्ट बीट से मैच कर रही है। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को पकड़ के अपने साथ अपने लैब में ले गए और अलग अलग साइज़ के थ्रेड के साथ और अलग अलग
साइज़ के बॉब के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक पेंडुलम क्लॉक का कॉन्सेप्ट सोचा। ये कहानी ठीक है, अच्छी है। ये इतनी ज़रूरी नहीं है। अब जो स्पीड होती है उसको कैसे मेजर करते हैं? स्पीड को मेजर करने का तो तरीका यही है कि कितने समय में कोई चीज़ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गई। तो हम स्पीड है वो सेकंड्स में भी देख सकते हैं, जैसे जो साउंड की स्पीड है वो सेकंड्स में नापी जाती है। अब कुछ डिजिटल आज के ज़माने में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, उनके लिए हम सेकंड से भी छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो सेकंड हो गए, नैनो सेकंड हो गए। तो इसके लिए भी कुछ घड़ियाँ बनाई गई हैं जो सेकंड से भी छोटी यूनिट को नाप सकें। जिस तरीके से ये एक शैडो क्लॉक है, ये एक सैंड क्लॉक। जो सैंड क्लॉक होती है उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैंड एक जगह जमा कर दी जाती है और इस छोटे से छेद से जितनी सैंड एक टाइम पे निकल जाए, मतलब मान लीजिए 10 मिनट में कोई सैंड पूरा खाली हो जा रहा है नीचे, तो इसको 10 मिनट का सैंड क्लॉक कह सकते हैं। तो इसी को उल्टा कर दें तो ये 20 मिनट्स भी हो जाएगा, फिर उल्टा कर देंगे तो 30 मिनट। इस तरीके से ये सैंड क्लॉक पहले बनाई गई थी जब डिजिटाइजेशन इतना नहीं था, ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ें नहीं हुई थी। अब ये एक वाटर क्लॉक का एग्जांपल है। वाटर क्लॉक किस तरीके से काम करती है? एक छोटा कंटेनर, मान लीजिए एक छोटा कंटेनर लिया जाता है, इसके नीचे एक छेद होता है। इस छेद के वाले कंटेनर को बड़े कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है, इसमें छेद में से थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर की तरफ आता है और धीरे धीरे इसे भरता रहता है। अब ये धीरे धीरे भर भर के एक समय आएगा कि ये पूरा फिल हो जाएगा। फिर पूरा फिल होने के बाद ये पानी में डूब गया। मान लीजिए 10 मिनट बाद ये पानी में डूब गया, तो इस 10 मिनट का ये वाटर क्लॉक है। फिर उसे खाली करके हम ऊपर रख दें तो फिर 10 मिनट में वो, तो 20 मिनट्स हो जाएंगे। इस तरीके से पहले के ज़माने में टाइम को मेजर करते थे। स्पीड का फार्मूला तो हमने देख लिया। अब स्पीड के फार्मूले से किस तरीके से हम डिस्टेंस कवर नाप सकते हैं। डिस्टेंस कवर कितना किया हमने, कितनी स्पीड है और कितना टाइम है। मान लीजिए एक गाड़ी है जो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो अगर 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो मान लीजिए वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो डिस्टेंस कवर इन 2 आवर, कार रनिंग 50 किलोमीटर पर आवर इज़ 50 × 2। इस तरीके से 100 किलोमीटर ट्रैवल की उसने। इसी फार्मूले से हम अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें मैथ्स में भी काम आता है। टाइम डिस्टेंस जो एक चैप्टर है उसमें एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंसेप्ट समझ लिया तो वो बहुत आसान हो जाएगा। अब एक स्पीडोमीटर देखा होगा आपने। स्पीडोमीटर ये होता है, इसमें स्पीड दिखती है, जो कार होती है, बाइक हो गई। ये एनालॉग स्पीडोमीटर है। आज के टाइम पर तो डिजिटल स्पीडोमीटर आ चुके हैं। और एक ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये वाला वो कैलकुलेट करता है। ये स्टैटिस्टिकल पार्ट है, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आगे काम आएगी। पाई चार्ट है, किस तरीके से पाई चार्ट से हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ को भी हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करके एक लाइन ग्राफ बना सकते हैं। जो मल्टीपल डेटा है उसको कंपाइल करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक्स वाई एक्सिस, ये मैथ्स में काम आएगा, अभी तो हमें साइंस में इतनी ज़रूरत नहीं है। ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं, हमें कंसेप्ट समझना है एक्चुअली, हमें वो साइंटिस्ट थोड़ी बनना है। फिर इसको भी छोड़ सकते हैं हम, ये सब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। चलिए चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। 14 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। एक आपने गेम देखा होगा, जो साइंस म्यूज़ियम होते हैं वहाँ पे एक गेम लगा होता है, हाउ स्टेडी योर हैंड आर। तो इस स्टेडी हैंड वाला सिस्टम क्या है, एक सर्किट होता है एक्चुअली, बैटरी से कनेक्टेड है। एक सर्किट है जो फ़िलहाल के लिए इनकम्प्लीट है। अगर ये जो होल है इस चाबी में, इस तार को टच नहीं करता है तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है। तो जो इनकम्प्लीट सर्किट है उससे जो करंट है वो फ्लो नहीं करता। अगर ये किसी तरीके से टच हो जाता है, मान लीजिए ये वाला चाबी है वो इस तार से टच हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है।
अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट जो है बैटरी वाला जो स्टोर्ड चार्ज है वो मूव करने लगता है और बल्ब जो होता है वो जल जाता है। इस तरीके से एक सर्किट के बारे में जानना ज़रूरी है कि स्पीड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंप्लीट सर्किट पे ही ट्रांसफ़र हो सकती है। अब जो सिंबल्स होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, आगे काम आएगा। तो एक बैटरी का जो सिंबल है वो ये होता है, जो बल्ब का सिंबल है ये है, जो क्लोज्ड सर्किट है वो ये होता है, जो हम बटन होती है एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑन ऑफ की बटन है, तो ऑन बटन होगी जब ये जुड़ा होगा, ऑफ बटन वो होगी जब ये जुड़ा नहीं होगा। अगर हम बैटरी को पैरेलली कनेक्ट करते जा रहे हैं सीरीज़ में, तो हम इस तरीके से सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। और वायर का तो सिंपल सा ये एग्जांपल है। अब बैटरी में दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। किस तरीके से हम इन्हें कनेक्ट करेंगे? हमेशा जो बैटरी का है कनेक्शन वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। अगर मान लीजिए ये जो सेल है उल्टा लगा होता और निगेटिव चार्ज एक तरफ होते, तो इसके जो पोल्स है उसमें करंट पास नहीं हो सकता। तो हमेशा करंट पास करने के लिए हमें अपोजिट पोल्स को अटैच करना होता है, इस तरीके से निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से बैटरीज हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये तार इधर कनेक्ट होगा नेगेटिव में और पॉजिटिव वाला नेक्स्ट के नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव वाला नेक्स्ट के नेगेटिव में। इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक रिमोट के अंदर हम देखें सेल का एक कनेक्शन वाला सिस्टम होता है, जहाँ पे दो बैटरीज कनेक्ट हो जाती हैं और एक आउटपुट निकलता है। ये एक बड़ी बैटरी का एग्जांपल है। बड़ी बैटरियाँ एक्चुअली छोटे छोटे सेल से बनी होती है। अगर हम इसे देखें तो मल्टीपल सेल्स हैं जो पैरेलली कनेक्टेड हैं। इसके अंदर चार्ज फ्लो होता है और चार्ज स्टोर होता है। इसका कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, अभी इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। सिंबल्स हो गए। अब एक्टिविटी तो एज़ यूजुअल बच्चों के लिए है, ये हमें ज़रूरी नहीं है। ये कंप्लीट सर्किट का एग्जांपल है। कंप्लीट सर्किट कैसा होता है? बैटरी से एक तार गया होगा, एक बल्ब में भी पॉजिटिव निगेटिव पोल्स होते हैं, तो उसमें एक तार नेगेटिव में होगा, एक पॉजिटिव में कनेक्टेड होगा, और जो दूसरा है, अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो बल्ब जलेगा। तो एक सर्किट डायग्राम है जो ऊपर के सिंबल्स हमने इस्तेमाल करके बनाया। ये बैटरी है, ये स्विच है, ऑन स्विच कहेंगे क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है तो बल्ब ये ग्लो कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल ये है, इसमें जो स्विच है वो कट ऑफ है, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा। कॉशन है, जो बिजली से खेलना बच्चों का खेल नहीं है। इंजीनियर होते हैं जो प्रॉपर वही बिजली का काम कर सकते हैं। अब हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफ़ेक्ट होती है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है और सर्किट में से करंट फ्लो होने लगता है, तो एक माइनर सा रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए ये जो सर्किट है, जो वायर है, इसके अंदर माइनर सा रेजिस्टेंस होता है, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस रेजिस्टेंस की वजह से ये हल्का सा गर्म होगा किसी भी कनेक्शन वाले पॉइंट पे, जहाँ ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, यहाँ ये कनेक्शन है। फिलामेंट इसके अंदर जो जल रहा है वो तो खैर हीट होके ही जल रहा है, तो थोड़ी सा हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता है तो। इसी का इस्तेमाल करके ये कि इलेक्ट्रिक हीटर है, ये इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर जो कॉइल्ड वायर होते हैं, जो कॉइल्ड वायर है उसे एलिमेंट कहते हैं, तो इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये ग्लो करने लगते हैं और इससे गर्मी निकलती है, तो ये खाना बनाने के भी काम आते हैं और गर्मी में अपने रूम को भी गर्म करने के काम आते हैं। अगर हम बैटरी सेल की बात करें, ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर बैटरी को कंटिन्यूसली अगर हम ऑन पोजीशन में रखें तो वो बैटरी ड्रेन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बैटरी का जो कनेक्शन है उसे कट ऑफ रखिए। अब जो हीटिंग इफ़ेक्ट है उसके लिए कॉइल होता है। ये जो आयरन है जो प्रेस होता है, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसके अंदर भी कॉइल होता है। ये जो कॉइल है ये कनेक्शन बनाते हैं, कंटिन्यूस कनेक्शन है, ये दूसरी तरफ जाते हैं। इससे अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये कॉइल है वो हीट होने लगते हैं। इससे नीचे वाला जो मेटल का सरफेस है वो हीट होता है और हमारे कपड़े एकदम प्रेस होने लगते हैं बढ़िया से। अब ये एक जो बल्ब होता है उसका एग्जांपल है। इसमें जो बल्ब में ये जो पार्ट होता है वो टंगस्टन के कॉइल्ड फिलामेंट से बना होता है। टंगस्टन एक मटेरियल होता है जो जिससे इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो तो ये ग्लो करने लगता है।
अब इसके लिए भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अगर इसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये टंगस्टन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से जल जाता है, और जल जाने से कहीं से टूट जाता है, तो हमें फ्यूज़ जो ये बल्ब होता है फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ कैसे होता है, मान लीजिए इस बल्ब में कहीं से ओपनिंग आ गई, कहीं से भी, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम होता है, कुछ नहीं होता, और वैक्यूम में जो भी है इलेक्ट्रिसिटी जो फिलामेंट को हीट करेगी वो कॉन्स्टेंटली हीट करेगी, उसमें कमी और ज़्यादा नहीं होती। कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई इसे मिल गई, कहीं से ऑक्सीजन घुस गई, तो ये ओवर हीट होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। कंसेप्ट ही समझते चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इस तरीके के टंगस्टन बेस्ड फिलामेंट बल्ब हैं ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है, तो इसीलिए जो बल्ब होते हैं आज के समय में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। आज के समय हम CFL या LED इस तरीके के बल्ब का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बिजली की बचत होती है। तो जो आज के समय में जो CFL है और ये LED बल्ब है या ट्यूब लाइट है, ये बहुत कम हीट जनरेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज कम होता है, तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक स्टैंडर्ड मार्क है ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे दिया हुआ है। हर जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होता है उसे ISI मार्क अगर है तो वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से हम जो फिलामेंट वाले बल्ब हैं उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, LED और CFL ही इस्तेमाल करें। अब ये चीज़ क्या होती है, ये हमने कई बार अपने घरों में देखा होगा, बहुत जो मेन स्विच होता है जो बिजली के पोल से कनेक्शन आया हुआ होता है, वहाँ से ये एक फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ का मेन मकसद क्या होता है, बिजली में कभी फ्लक्चुएशन आता है, फ्लक्चुएशन इन द सेंस कि बिजली का जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी एकदम कम हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, जो हमारे इक्विपमेंट है, मान लीजिए हमारी टीवी है, तो टीवी अगर 240 वोल्ट के लिए बनी है, इंडिया में तो 240 वोल्ट होता है, तो मान लीजिए अचानक से एक 340 वोल्ट का पीक आ गया जो फ्लक्चुएशन होता है, तो ये टीवी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये तो 240 वोल्ट के लिए बनी है और 340 वोल्ट आ जाएगा तो ये झेल नहीं पाएगी, तो इसके जो सर्किट बोर्ड हैं वो जल जाएंगे, इसके छोटे छोटे जो सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो जल जाएंगे। तो इसलिए हम फ्यूज़ लगाते हैं, हमारा जो मेन सर्किट है जहाँ से पोल से कनेक्शन आया है। फ्यूज़ में क्या होता है, इसका फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर एम्प का एम्पियर एक यूनिट होता है, जिससे हम किसी मीडियम के करंट फ्लो करने की जो कैपेसिटी है उसको नापते हैं। एक पतला सा तार कनेक्टेड होता है, अगर मान लीजिए फ्लक्चुएशन आता है 240 वोल्ट से ज़्यादा, अगर 250 वोल्ट भी आता है और एकदम मुझे नैनो सेकेंड्स के लिए होता है, नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये फ्यूज़ यहाँ से जल के टूट जाएगा। तो जल के टूट गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे टीवी है, फ्रिज है, छोटे छोटे मोबाइल चार्जर, ये सब वगैरह हैं, उस तक ये जो फ्लक्चुएशन है नहीं पहुंच पाएगा, इससे हमारे जो इक्विपमेंट बच जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपली अगर बिजली है और लाइट नहीं है हमारे घर में, हम फ्यूज़ को निकालेंगे, इस तार को फिर से रिप्लेस कर देंगे दूसरे तार से और फिर लगा देंगे तो बिजली आ जाएगी। वही चीज़ें यहाँ पे थियोरी में लिखी है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक मॉडर्न डे फ्यूज़ है, ये अगर हम देखेंगे तो हमारी कार या फिर बाइक्स में होता है, या कुछ भी छोटे छोटे जो जैसे एक्सटेंशन बोर्ड होता है, एक्सटेंशन बोर्ड में अलग अलग ये होते हैं, मतलब सॉकेट्स होते हैं, तो इसमें ये फ्यूज़ होता है ताकि एक्सटर्नल जो ये है फ्लक्चुएशन है उससे इस सर्किट बोर्ड, इस एक्सटेंशन बोर्ड को बचाया जा सके। इसके अंदर भी सेम कंसेप्ट है, एक पतला सा तार होता है जो बाहर से कनेक्टेड है, अगर बिजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये तार जल के टूट जाता है और बिजली बच जाती है, मतलब जो भी इक्विपमेंट है हमारे वो बच जाएंगे। अब ये जो मॉडर्न डे फ्यूज़ हैं, जो पुराने फ्यूज़ हैं वो तो बहुत एक बेसिक कंसेप्ट पे काम करते हैं, क्योंकि हमें वो अगर वो जल जाता है, मान लीजिए तार जल जाता है तो हमें मैनुअली निकाल के इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ये अगर टूट जाता है तो हमें एकदम फ्रेश जो स्विच है वो लगाना पड़ेगा। अब ये जो MCB जो मॉडर्न डे इस्तेमाल होता है, इसे MCB को क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
अगर मान लीजिए फ्लक्चुएशन आता है, किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन आता है, तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक कर देगा। और हमें बस क्या करना है, इस एमसीबी की स्विच को ऑन कर देना है, तो सर्किट फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वायर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम एक आईएसआई मार्क होता है एमसीबी में, अगर आईएसआई मार्क है इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का भी कंसेप्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे थोड़ा सा। एक कंपास है, उसमें एक वायर लपेटा हुआ है। तो एक कंपास में एक नीडल है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करती है। तो अगर हम देखें तो अगर इससे सर्किट कनेक्ट करेंगे, हमारा जो मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट इसके अंदर रखा हुआ है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू जो भी बिजली है उसकी तरफ। एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, इन्होंने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड होने की खोज की थी। तो किस तरीके से हम देखते हैं कि एक कील है, उस पर तार लपेटा हुआ है, कॉइल्ड है, और इससे अगर हम करंट पास करते हैं तो इस कील में एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, एक मैग्नेट जैसा। तो इसमें जो पिन है वो अटैच होने लगती है। इस तरीके से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो इस जो ये चीज़ जो कील अब बन चुकी है करंट फ्लो होने के बाद, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। ये बस इतना ही है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक बेल हमने पहले के ज़माने में देखा था कि किस तरीके से टिन 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 घंटी बजती थी, खाने की छुट्टी हो गई, पूरी छुट्टी हो गई। तो ये इसका सर्किट बोर्ड कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है। इसमें क्या होता है, एक कॉइल्ड वायर होता है, कॉइल्ड वायर जैसे ऐसा ये कॉइल्ड वायर है जो एक आयरन के पीस पे कॉइल्ड है, ये आयरन का पीस है, इसमें कॉइल कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, कंटिन्यूस, जो इलेक्ट्रिक करंट है कंटिन्यूस नहीं होता है, एक ब्रेक के बाद ऐसे इनकंसिस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट देते हैं इसे। तो ये क्या करता है, एक बार इस तरफ अपनी तरफ अटैच कर लेगा इसे, तो ये दूर हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ देगा, इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो फिर एक बार को फिर छोड़ेगा, टंग से बोलेगा। फिर ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है इसको बार बार करेंगे तो टिन 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 आवाज़ करने लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मटेरियल है इस केस में एक आयरन का पीस है, इसकी मदद से ये एक इलेक्ट्रिक बेल है, ये काम करती है। वही जो इसका वर्किंग है वो यहीं पे बताया हुआ है। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चैप्टर 16 में हम वाटर के बारे में जानेंगे। वाटर जो है पृथ्वी पर ऑलमोस्ट 71% पानी है धरती के मुकाबले, और इसमें से एस्टिमेट है कि 2.5% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ये बहुत कंसर्न आंकड़ा है। जैसे अगर हम देखें सिर्फ 2.5% वाटर ही हम यूज़ कर सकते हैं टोटल जो अवेलेबल वाटर है इस धरती पे, और जो बचा हुआ रेस्ट है वो सारा सलाइन वाटर है जो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। तो जैसा कि अब एक चीज़ जानते होंगे कि 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। इस दिन हम कंज़र्वेशन ऑफ वाटर को प्रमोट करते हैं और लोगों को ये समझाते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो अब यूनाइटेड नेशन ने एक बेस सेट कर रखा है कि पर पर्सन 50 लीटर पर डे ही इस्तेमाल करने के लिए इंसान को मिलना चाहिए, और इतना ही सफिशिएंट होता है एक्चुअली। अगर इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो अगर हम देखें 50 लीटर एक हाफ बकेट के आसपास होता है, 2.5 बकेट होता है एक्चुअली, 2.5 बकेट 50 लीटर, इतना एक इंसान के लिए सफिशिएंट है। अगर इससे ज़्यादा हम करते हैं तो और वो डेफिनेटली वेस्ट में जाता है। अब किसी किसी प्लेस में वाटर की शॉर्टेज होती है और कहीं कहीं पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हम देखते हैं चेरापूंजी और मानसेवराम जो है, जो मेघालय में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश, वो सारा पानी बह के समंदर में मिल जाता है। और कहीं कहीं जैसे हम देखते हैं जो बुंदेलखंड का एरिया है, जो अगर मैप में हम देखें, एक सेकंड,
मैप में अगर हम देखें, एक तरीके से रफ मैप है, यूपी का जो एरिया है वो जो साउदर्न यूपी है, जो एमपी से कनेक्टेड है, बुंदेलखंड का एरिया, यहाँ हमेशा पानी की शॉर्टेज होती है। और राजस्थान में जो मरुस्थल है, थार डेजर्ट, वहाँ पे भी पानी की शॉर्टेज होती है। तो वहाँ किस तरीके से लोग अपना काम चलाते हैं, इस तरीके से जहाँ शॉर्टेज होती है, अगर हम बहुत कॉमन सा ये सीन है जहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं कंटेनर लेके, और जो ये नल में पानी आ रहा है वो कुछ समय के लिए ही आता है। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा माना जाता है कि पानी की जो शॉर्टेज है, फ्रेश वाटर की जो शॉर्टेज है, वो इतनी बढ़ जाएगी कुछ आने वाले समय में, कुछ सालों में, कि 1/3 मतलब 1/3 लोग जो हैं दुनिया के, वो एक्यूट वाटर शॉर्टेज से जूझेंगे। मतलब उन्हें अपने ज़रूरत भर का पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर बिना पानी के हम तो जी ही नहीं सकते। एक तरीके से हमारा जो जीवन है वो पानी पे ही डिपेंडेंट है। अब किस तरीके से 71% ऊपर, एक सेकंड, ऊपर कितना बताया मैंने, 71% ही, ओके। तो 71% के आसपास पानी है धरती पे, बट उसमें यूजेबल कितना है, ओनली 2.5%। तो हमें अपनी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो फ्रेश वाटर है अर्थ पे, वो कहाँ कहाँ जमा है। अगर हम देखें, फ्रेश वाटर तो लेक्स में, आइस कैप्स में, रिवर्स में, इसमें जमा हुआ है। और जो ओशियन में है वो ज़्यादातर सलाइन वाटर है। जो देख सकते हैं आप, जो नीला पार्ट है, ये सारा ओशियन है जहाँ पे बिल्कुल सलाइन वाटर है। तो ये बिल्कुल यूजेबल नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। अब एक अगर अंदाज़े के लिए हम देखें कि धरती पे पूरा 1 बाल्टी पानी है, अगर सारा जो सलाइन है, फ्रेश वाटर है, आइस कैप है, सारी चीज़ें मिला के हम अगर मान लें कि इस बाल्टी में धरती का सारा पानी है, तो एक 5 ml के स्पून को अगर हम एक पैमाना लेके चलें, और 100 स्पून को अगर हम एक मग्गे में डाल दें, एक जो जग है उसमें डाल दें, तो इतना ही, मतलब पूरी बाल्टी में से इतना फ्रेश वाटर अवेलेबल है, मतलब धरती पे है। अब इसमें से जो मग है उसमें से 1/3, मतलब इसमें से 1/3 अगर हम एक ग्लास में भर लें, तो इसमें इतना ही, मतलब इतना पानी धरती में जितना अवेलेबल है, उसमें से इतना पानी ग्राउंड वाटर में के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें से भी अगर 1 टीस्पून ले लिया जाए, 1 चम्मच ले लिया जाए, जो 5 ml कैपेसिटी का होगा, तो इतना ही पानी, मतलब 1/4 अराउंड, इसका 1/4 नहीं, इसमें जो 1/4 पार्ट जो स्पून का है, ऐसा भी नहीं, फुल स्पून भी नहीं लेना है हमें, स्पून का 1/4 पार्ट ही पानी लेना है। इतना पानी पूरे लेक्स एंड रिवर्स में अवेलेबल है पूरी दुनिया में। तो एक अगर कंपैरिजन में देखें तो ये इतना ही पानी हम इस्तेमाल करने के लिए है हमारे पास। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की शॉर्टेज कितनी है और कितना हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको तो मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ वाटर, मतलब पानी किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। एक वाटर साइकिल हमने क्लास 6 की में देखी थी कि वाटर साइकिल किस तरीके से काम करता है। तो पानी एक तरफ से वेपराइज होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फिर पानी कंडेंस होके किसी तरीके से भारी होके नीचे की तरफ बारिश कर जाता है। फिर यह पानी जो है वो एक्चुअल में जो सरफेस है अर्थ का, उस पर बह के फिर नदी में जाके मिल जाता है, समंदर में मिल जाता है, और फिर ये वेपराइज होके इस तरह ऊपर चला जाता है। अब वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, सॉलिड मतलब आइस कैप्स में जो भी है, अगर पानी बर्फ़ बन गया है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लिक्विड मतलब जो नॉर्मल स्टेज में होता है। और एक गैस फॉर्म में जब ये वेपराइज हो जाता है, मतलब वाटर की जो वेपर होती है वो गैसियस फॉर्म है इसका। वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहीं पे पानी का जो सोर्स होता है, नदियाँ होती हैं, लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, और कहीं कहीं कुछ जगह पे पाइप वाटर आता है। जैसे शहरों में हम देखते हैं कि शहरों में पानी की जो सप्लाई है वो पाइप द्वारा की जाती है। बट कई गाँव में ऐसा होता है कि जो पानी की सप्लाई है पाइप द्वारा नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक्चुअली जो सोर्स होते हैं, जैसे नदी है, रिवर है, पॉन्ड्स है, वहाँ पे पैदल चल के इस तरीके से जो महिलाएं होती हैं घर की, जो लड़कियां होती हैं, वो अपने सर पे मटका रख के इस तरीके से वाटर सोर्स की तरफ जाती हैं, नदियों में या तालाब में अपनी
पानी की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। अब ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए। ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हमारे पास तरीके हैं, जैसे कि हम कुआँ खोद सकते हैं। जो वेल होता है, जैसे आपने देखा होगा वेल होता है, इसको हम खोदते हैं जब तक हमें वाटर टेबल नहीं मिल जाता। वाटर टेबल क्या होता है एक्चुअली? वाटर टेबल ग्राउंड के अंदर, जैसे धरती के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पहाड़ों के बीच में, मतलब सॉइल और पहाड़ों के बीच में कुछ गैप्स होते हैं। तो उस गैप में कहीं जाके वो पानी जमा हो जाता है। वो फ्रेश वाटर होता है एक्चुअली, कहीं से छन छन के वो पानी जमा होता है, तो उसे वाटर टेबल कहते हैं। वहाँ तक हमें किसी तरीके से पहुँचना होता है, या तो हम कुएं की मदद से पहुँचे, या तो हम हैंड पंप, एक होता है अपने गाँव में देखा होगा जो हैंड पंप होता है, वो एक्चुअली इस तरीके से होता है, एक हैंडल होता है जिससे हम ऊपर नीचे करके पानी निकालते हैं। तो इस तरीके से हम वाटर टेबल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई शहरों में जो समरसीबल लगा लेते हैं, कोई मोटर लगा देते हैं, इस तरीके से छोटा छेद करके धरती के अंदर एक मोटर सी लगा लेंगे, फिर मोटर को चालू करके पानी ऊपर निकाल लेते हैं। इस तरीके से वाटर टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो वाटर टेबल है वो भरता कैसे है? जो बारिश का पानी है, जो नदियों का पानी या पॉन्ड्स का पानी है, वो धीरे 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 रिस के, मतलब बूंद बूंद करके वो किसी तरीके से रिस के इन जो लार्ज जो आइस वाटर टेबल है, जो पहाड़ों के बीच के दर्रा है, जैसे मान लीजिए ये गैप्स है यहाँ पे, तो रिस के यहाँ पानी भर जाता है। तो समय के साथ जब ये धीरे धीरे पानी जो यहाँ भरता है, इसको इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। इनफिल्ट्रेशन मतलब जो पहाड़ों के बीच का दर्रा है, जो एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे रिस के जो पानी जमा हो जाता है, उसे इनफिल्ट्रेशन कैसे कहते हैं। अब जो वाटर टेबल के नीचे कहीं जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ पे भी पानी जमा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर टेबल ही है। वाटर टेबल के नीचे एक्वाफर करके एक और जगह होती है जहाँ पे बहुत सारा पानी जमा होता है, तो इसे भी हम यूजुअली उसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एक एग्ज़ाम्पल है, एक हैंड पंप है। जैसे ये वाटर टेबल है, मान लीजिए गैप है जो धरती के नीचे है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, धरती के नीचे ये वाटर टेबल है। यहाँ ये थोड़ा सा यूजुअली ऊपर होता है सरफेस के, मतलब यहाँ से पानी निकालना बहुत आसान है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ से पानी आसानी से निकल जाता है। अब उसके नीचे थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ जो हार्ड रॉक होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे, वो सपोर्ट करते रहते हैं, और बीच में जो गैप होती है बहुत बड़ी गैप होती है, तो यहाँ पे एक्वाफर होता है जो ग्राउंड वाटर बहुत सारा स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ से भी पानी निकाला जा सकता है। अगर जहाँ वाटर टेबल नहीं है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी, इस तरीके से ज़्यादा बड़ा कुआँ बनाना पड़ेगा, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, बट यहाँ से भी पानी हम निकाल सकते हैं। अब डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, हम जब ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, तब डिप्लेशन होता है। जब जैसे कि हम देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जो इंडिया में 83% जो 83 to 85% जो ग्राउंड वाटर है वो सिर्फ इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी रेस्ट है जो हमारा हाउस होल्ड यूज़ है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, अगर इतना एक्सटेंसिवली हम ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करेंगे सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए, जो कि आखिरी में वेस्ट ही हो जाता है, तो हमारा जो वाटर टेबल है वो डिप्लेट होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। वही लिखा है कि रिप्लेनिशमेंट रेट से अगर ज़्यादा हम उसे एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो वाटर टेबल डेफिनेटली डिप्लेट होगा। ये और मतलब यही है, अब मतलब समझते हुए चलते हैं। अब जो नेचुरल प्रोसेस है उसको एक्वाफर जो हो गया, या फिर जो वाटर टेबल है उसको भरने की जो नेचुरल प्रोसेस है, उससे तेज़ी से हम पानी निकालेंगे तो डेफिनेटली वो कम होगा। तो अब इससे क्या होता है, इंक्रीज़ वाटर पोल्यूशन, मतलब पानी में गंदगी फैल जाती है। वाटर पोल्यूशन होता कैसे? जैसे हम देखते हैं कि शहरों में पक्के मकान बना दिए जाते हैं, सड़कें बना दी जाती हैं, जो फुटपाथ होते हैं वो सब बना देने से क्या होता है, जो ओपन एरिया होता है, जो मिट्टी होती है, उसका एरिया कम हो जाता है। तो मिट्टी का एरिया अगर कम होता है तो इसमें जो पानी गिरने वाला है वो ग्राउंड वाटर तक बहुत कम पहुँचेगा, मतलब बहुत कम पहुँचेगा। तो इससे जो रिप्लेनिशमेंट रेट है वो बहुत कम हो जाता है, जो वाटर टेबल है वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं भर पाता। तो क्या होता है, जब नॉर्मली जब वाटर उसमें नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो डेफिनेटली एक तरीके से और दूषित पानी प्रोड्यूस करती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है वहाँ पे।
तो शहरों की ये समस्या है। अब देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पानी की हम एक तरफ से बहुत ज़्यादा पानी निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम सरफेस को इतना पक्का करते जा रहे हैं कि पानी अंदर नहीं जा रहा। तो ये जो ग्राउंड वाटर है वो डेफिनेटली डिप्लेट ही हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और कुछ कुछ एरिया में तो ऐसा है कि ज़रूरत भर का पानी भी नहीं निकलता। अब जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे लेदर फैक्ट्रीज़ हो गई और टेक्सटाइल मिल्स हो गई, वो बहुत गंदा पानी प्रोड्यूस करती है और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ भी करती हैं। तो हम ग्राउंड वाटर से फ्रेश वाटर सारा निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और हम गंदा पानी छोड़े जा रहे हैं। तो इससे पोल्यूशन बढ़ता है और ग्राउंड वाटर में मतलब एक तरीके से बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है ग्राउंड वाटर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी सेम वही चीज़, हम इरिगेशन के लिए बहुत सारा पानी निकाल लेते हैं और फिर एक्चुअल में इरिगेशन के लिए बहुत कम यूटिलाइज़ होता है, और जो रेस्ट वाटर है, जो यूज़लेस, जो बचा हुआ पानी है, वो फिर बह के नदियों में मिल जाता है। ये एक बहुत पुराने तरीके की ऑर्थोडॉक्स टेक्निक है इरिगेशन की। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अब अर्थ में अगर हम देखें तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बहुत अनइवन है। कई कई एरिया में बिल्कुल पानी नहीं होता, कहीं बारिश ही नहीं होती, कहीं कई एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस तरीके से जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में बहुत अलग है, मतलब बहुत अनइवन है। अब वाटर मैनेजमेंट, अब इतनी सारी समस्या तो हमने गिना दी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वाटर वेस्ट हो जाता है, गंदा पानी हो जाता है, हम नेचुरल प्रोसेस से रिप्लेनिशमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या है, इसके बारे में करें क्या? जैसे कि ये एक छोटा सा मैप है, इसमें रेन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, मतलब किस जगह पे ज़्यादा पानी बरसता है। जैसा कि हम देखते हैं कि मानसून इस तरफ से आता है, साउथ वेस्ट की तरफ से, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो मानसून जब पहुँचता है तो पहाड़ से टकरा के यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा बारिश करता है, बहुत ज़्यादा बारिश। तो धरती, हमारे जो इंडिया है यहाँ पे वेस्टर्न घाट की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें हम, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाके बहुत हैं, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। जो साउथ वेस्टर्न मानसून तो इस तरह से आता है, कुछ नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जब कुछ मानसून आता है तो वो इस तरफ बारिश करता है, और मानसून जब घूम के इस तरफ आता है तो भी वो इस तरफ बहुत बारिश करता है। तो जितना हम देखें कि जो ब्लू पार्ट है वो अबाउट 400 mm का रेनफॉल है। और जब से सबसे मिनिमम जो बारिश होती है वो थार डेज़र्ट में होती है, और जो तिब्बत का इलाका है कश्मीर की तरफ, वहाँ क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब किस तरीके से पानी को बचाया जाए, वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि पानी की वेस्टेज बहुत कम हो। पानी को बचाना तो डेफ़िनेटली एक इंडिविजुअल लेवल पे ही काम किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तरीके के जैसे काम है, जैसे म्यूनसिपल सप्लाईज़ है, जो पाइप्ड वाटर है, कहीं कहीं पाइप फटे होते हैं, कहीं लीकेज होते हैं, पानी ऐसे ही बह रहा होता है। हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे से पानी आ रहा है, वो एक्चुअली पाइप लीकेज होती है किसी ना किसी कारण से, तो पानी जस्ट बह जा रहा है, बह जा रहा है। तो म्यूनसिपालिटी को उसके ऊपर काम करना चाहिए। अब मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है। बहुत सारे लोग तो बस इस्तेमाल करते हैं, नल खुला छोड़ के बस नहाते रहेंगे और वो पानी बहता रहेगा, बहता रहेगा। तो इस तरीके से जो वाटर मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल लेवल पे, सिविक अथॉरिटीज़ पे, और एक सिविल सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए। अब बारिश का पानी है वो नॉर्मली बह जाता है, मतलब हम देखते हैं कि नदियों में, नालों से वो सीधा समंदर में चला जाता है। अब इस पानी को हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? अब इसको एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। हम पानी को रोक देते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे ताकि वो बह ना पाए, तो वो रुका हुआ पानी धीरे धीरे रिस के ग्राउंड वाटर में पहुँच जाता है। हम एक बावड़ी जैसी जगह होती है, मान लीजिए बहुत एक सरफेस है, तो यहाँ पे धीरे धीरे खोद के एक निचली जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही करके इस तरफ भी कर दिया जाता है। तो बावड़ी होती हैं ऐसी, तो यहाँ पे आदमी धीरे से सीढ़ी नुमा जगह बनी होती है, तो वो नीचे उतर के इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब बावड़ीज़ क्या करती हैं, वो वाटर को स्टोर कर देती हैं किसी तरीके से, बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाएगा।
और धीरे 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 वो रिस के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकता है। बट आज के समय में बावरिस का इतना इम्पोर्टेंस रहा नहीं, लोग कूड़ा फेंक देते हैं जो भी है। तो अब बावरिस को भी रिवाइव करने की शुरुआत कर दी गई है। एक जो सबसे बड़ी समस्या है इरिगेशन में, जो बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है, तो एक इकोनॉमिक सोल्यूशन है वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने का, ड्रिप इरिगेशन का। तो जो एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम पानी को छोड़ देते हैं खेत में, वो भर जाता है, फिर बहुत सारा मतलब जो प्लांट्स हैं, जो भी लगे हुए हैं प्लांट्स हैं यहाँ पे, वो बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं पानी को, और बचा हुआ पानी ऐसे ही बह जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, एक पाइप होता है, ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल है। ड्रिप इरिगेशन में एक सेंट्रल पाइप होती है, यहाँ से पानी को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे छोड़ा जाता है, और जो प्लांट्स हैं उनकी जो जड़ है, मतलब यहाँ मान लीजिए ये जो जड़ है, ये जड़ के पास ही एक ओपनिंग होती है पाइप की, तो यहाँ पे बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो पानी है वो डायरेक्टली रूट्स पे ही डाला जाता है, तो जो प्लांट है उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो जो बचा हुआ जो पानी है, मतलब अगर नॉर्मल इरिगेशन से ये पानी इस्तेमाल किया जाता तो ये पूरी जगह पानी से भरी होती, तो कुछ वेपराइज हो जाता, कुछ बह जाता। तो इस तरीके से हम वाटर को कंज़र्व करते हैं कि सिर्फ जड़ पे ही वो पानी जाए, ड्रिप इरिगेशन का। और क्या है इसमें, अब एक केस स्टडी देखते हैं। जो भोजपुर है, कच्छ के एरिया में, गुजरात में, वहाँ पे पानी बहुत कम बरसता है, मतलब इतना पानी शॉर्टेज है कि 12 महीने जो नदियाँ हैं उसमें पानी भी नहीं रहता। तो मेन जो पानी का सोर्स है फ्रेश वाटर का, वो अंडरग्राउंड पानी का है। तो बहुत सालों तक ये समस्या बनी रही। तो 1989 में क्या किया इन लोगों ने, 1989 में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कुछ होती हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो चंदे से चलती हैं। तो उन्होंने क्या किया, वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की। एक नदी है रुक्मावती नदी, उसमें 18 डैम बनाए गए, 18 चेक डैम्स बनाए गए, ताकि ये पानी को रोक सकें। जो रुका हुआ पानी है वो नेचुरली एक्वाफर में जाकर स्टोर हो जाता है। तो अब जो पानी की समस्या है भोजपुर में, वो कम हो गई है। तो जो कुएँ हैं और जो हैंड पंप है, उनमें पानी 12 महीने अवेलेबल होता है। एक केस स्टडी है, इसको हम आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये याद रहेगी। भोजपुर एक गांव को याद कर लीजिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने 18 चेक डैम्स बनाए रुक्मावती नदी पर। 4 नाम याद करने हैं, इससे बहुत बढ़िया आंसर बन के तैयार हो जाएगा हमारा। अब हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। बस क्या करना है हमें, जो लीकिंग टैप होते हैं ये बहुत बड़ा सोर्स होते हैं वाटर वेस्टेज का, क्योंकि ये कंटिन्यूसली लीक अगर करते रहेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर वो बहा देते हैं, एक तरीके से वेस्ट कर देते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अब इफ़ेक्ट क्या होता है वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट। अब प्लांट तो बेसिकली ज़मीन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है और वाटर को अब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ताकि पत्तियां खाना बना सकें। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली जो प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, और फिर धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और जो ग्रीन कवर है धरती पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और डेजर्ट ही डेजर्ट रह जाएगा। तो पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि पूरी धरती को बर्बाद कर सकती है। एक और केस स्टडी या फिर इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, जो राजस्थान का है एरिया, बहुत हॉट और ड्राई प्लेस है, हम आधा राजस्थान ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो वहाँ पे कुछ सोशल वर्कर ने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाया अलवर डिस्ट्रिक्ट के आसपास, जहाँ पे पूरा एरिया एक समय पे रेगिस्तान हुआ करता था, अब एकदम ग्रीन प्लेस हो गया। उन्होंने 5 ऐसी नदियाँ हैं जिसे रिवाइव कर दिया, अरवेरी, पुपरेल, सरसा और भगानी, जहाज़ वाली, ये 5 नदियां हैं, इनको रिवाइव किया, एक तरीके से फिर से जगाया और पूरे एरिया को ग्रीन कर दिया। तो पानी की जो समस्या है, तो इसको एक हम लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमारा जल हमारा जीवन, हमारा पानी ही हमारा जीवन है। अगर हम पानी को बचाएंगे तो हम अपने जीवन को बचा रहे हैं। इस तरीके से वाटर की जो समस्या है बहुत बड़ी है। अपने इंडिविजुअल लेवल पे हमें पानी बिल्कुल बचाना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, भले ही हम अगर एक बूंद भी बचा रहे हैं दिन में तो बहुत बड़ी बात है। चलिए चैप्टर ख़त्म होता है, अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।
अब चैप्टर 17 में हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। फॉरेस्ट क्या है और हमारे जीवन पे उसका क्या असर पड़ेगा। अब एक कंडीशन दिखाई गई है कि एक प्रोफेसर अहमद हैं, वो एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर हैं, वो उनके साथ बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो डॉक्टर अहमद ने बताया कि हम बड़े बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है हमारे एरिया में, और एक जो प्रोजेक्ट आया है, जो फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से हमें एक जंगल का बहुत बड़ा एरिया क्लीन करना पड़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इससे सॉल्व हो सकती है। इसके बावजूद वो इस जो प्रोजेक्ट है, फैक्ट्री वाले प्रोजेक्ट को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अब इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम जंगल काट देते हैं, तो जंगल तो हमारे नेचुरल लंग्स हैं, अगर हम अपने ही लंग्स को काटने लगें तो हम सांस कैसे लेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और सोल्यूशन चाहिए। जंगलों को काट के फैक्ट्री लगाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सो डॉक्टर अहमद एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, इनके बारे में हम बाद में सोचेंगे। अब जो मुद्दे की बात ये है फॉरेस्ट, इसके बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है? बच्चे घूमने गए हैं फॉरेस्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉरेस्ट में कई तरह के जानवर होते हैं, कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, कई तरह की मतलब प्रजातियां होती हैं जानवरों की और पेड़ों की। बच्चे अभी भी जंगल में घूम रहे हैं। चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब कुछ पेड़ होते हैं जो फॉरेस्ट में बहुत कॉमन होते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, सीमल हो गया। जो बैम्बू है ये भी बहुत कॉमन होता है जंगल में। बच्चे अभी भी जंगल में घूम रहे हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि ज़मीन जो है, यहाँ की ज़मीन बहुत अनइवन है, शहरों की तरह, गांव की तरह नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पत्थर है। तो जो जंगल होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। अब जो जंगल होते हैं, जंगल से हमें बहुत सारी काम की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ जंगल में ही मिलते हैं, जैसे हनी हो गया, नेचुरली जो है बीस जंगल में बनाती हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। सीलिन वैक्स, पेड़ का एक रस होता है, उससे निकाल के एक वैक्स बनाई जाती है। जो गम होता है, जैसे हम जो पेड़ों के ना कहीं क्रैक्स में ये निकलता है और जमा होता रहता है, तो जो गम है वो हम इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। कटेचू क्या होता है? कटेचू किसी तरह का खाद्य पदार्थ होता है, मतलब एक हो सकता है कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, बट मेन मुद्दा ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वुडन स्टैचू, मतलब लकड़ी जो निकलती है जंगल से, उससे वुडन स्टैचू बनाए जाते हैं। अब हमारे मुद्दे की बात आती है जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कीवर्ड्स हैं वो जानते हैं। अब जो जंगल में क्या होता है, मेनली बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो बड़े बड़े जो पेड़ हैं स्टेम्स के ऊपर इस तरीके से फैल जाते हैं, मतलब एक क्राउन सा बनाते हैं। तो ये जो एरिया है पेड़ का, इसे क्राउन कहते हैं। और इसकी जो डेंसिटी है, जो पत्तों की डेंसिटी है, पत्तों का घनापन है, वो एक्चुअली क्या होता है, कैनोपी। अब कैनोपी डेंसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम फॉरेस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कैनोपी डेंसिटी के बेस पे हम जो फॉरेस्ट है उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे एनुअल रिपोर्ट्स भी बनती है कि हमारे शहर में, हमारे जो कंट्री है उसमें कितना फॉरेस्ट कवर बचा हुआ है। अब जो पेड़ों का ऊपर वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा जो हम कह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अंडर स्टोरीज। जो ऊपर का घनापन है वो अंडर स्टोरी कहलाता है ना। जो अंडर स्टोरी होती है वो बीच का एरिया होता है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। एक तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ये ऊपर का कवर डिसाइड कर लेते हैं, बड़ा सा कवर बनाते हैं जो क्राउन से बनता है, वो कैनोपी डिसाइड करती है। कैनोपी इनकी डेंसिटी होती है। एक बीच में जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो अंडर स्टोरी होते हैं, और उसके नीचे जो घास फूस होती है, जो ग्रास होती है, उसे लोअर लेवल बनाती है वो किसी जंगल का। तो ये जो जंगल में किस तरीके के 3 लेयर होती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्राउन है, अंडर स्टोरी है, और लोअर लेयर।
अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने कैटेगराइजेशन अभी किया है ये हर जगह प्राप्त हो, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, हर जगह वेदर अलग अलग होता है। तो अलग वेदर के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस में अलग टाइप के पेड़ उगते हैं। तो एक फॉरेस्ट फ्लोर का एक एग्जांपल दिया हुआ है, किस तरीके से पत्ते पड़े हुए हैं और जो वो सूखे हुए हैं, और ये एक तरीके से जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो अच्छा एक फर्टिलाइज़र का काम करते हैं नए पेड़ों को उगने के लिए। अब जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके के स्क्विरल्स हैं, स्पाइडर हैं, एंड्स हैं, वेरियस छोटे एनिमल्स होते हैं। वो जंगल में किस तरीके से रहते हैं, अब इनके बारे में देखते हैं। 7.8 कहाँ गया, 7.8 बच्चे अभी भी घूम रहे हैं। एक जंगल का एक स्टैंडर्ड एक पिक्चर ये दर्शाता है, बच्चे किस तरीके से घूम रहे हैं, पेड़ हैं बड़े बड़े, एक छोटे छोटे पेड़ हैं इसमें। अब जो सॉइल है, ये सॉइल ज़मीन के अंदर का हिस्सा है, यहाँ पे पानी भी है, सॉइल है। ये जो पत्तियाँ इससे गिरी हुई हैं वो डिकम्पोज हो रही हैं, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं पेड़। इस चैप्टर में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी देखते हैं। फॉरेस्ट में एक फूड चेन बताई गई है, किस तरीके से कौन किस पे डिपेंडेड है। तो जो स्टार्टिंग जो होती है वो ग्रास से होती है, ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खाता है। तो एक छोटी सी फूड चेन बताए हुए किस तरीके से जो जंगल होते हैं उसमें एक फूड चेन का काम चलता है। ऑल फूड चेन और लिंक्ड, जो सारी फूड चेन है वो सारी लिंक्ड हैं। और क्या है इसमें, इसमें बेसिकली फंडामेंटल चीज़ें दी हुई हैं, किस तरीके से जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म है, फंगस होते हैं, जो मशरूम है वो जंगल में पाए जाते हैं। ये इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। जो पत्तियां हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज करने के लिए। और देखिए जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है एक्चुअली, जो प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की, बैक्टीरियाज जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा के उसको डिकम्पोज करते हैं। तो जो प्रोसेस के बीच का जो पार्ट होता है वो ह्यूमस होता है, वो पूरी तरह डिकम्पोज भी नहीं होते और पूरी तरह फ्रेश भी नहीं होते। अब जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म हैं जो एक्चुअल में ह्यूमस बना रहे हैं और डिकम्पोज कर रहे हैं, उन्हें डिकम्पोज़र कहते हैं। अब एक क्वेश्चन कि जो फॉरेस्ट है उसको ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि प्लांट जो भी होता है, जो प्लांट है वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से, और जो पत्तियां होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाती हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं। तो किस तरीके से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वो ऑक्सीजन रिसीव करके ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ग्रीन लंग्स है, हमारे लिए तो ग्रीन लंग्स ही हैं। अब एक साइकिल बताई गई है, किस तरीके से एनिमल CO2 छोड़ता है। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और ये जो CO2 हमने छोड़ा ये प्लांट लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो सर्कल है इसको अगर हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दें, प्लांट को हम काट के कम कर दें, तो ये जो साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। एक जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है एनवायरनमेंट में वो ख़राब हो जाएगा किसी तरीके से। यहाँ पे भी इतना कुछ खास नहीं है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जानवर और पेड़ पौधे ही हैं, कुछ इंसान भी जंगलों में रहते हैं। इंसान जो होते हैं कुछ जंगलों में रहने वाले होते हैं, उन्हें ट्राइब कहते हैं, जनजातियाँ कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे खाना है, रहने की जगह है, पानी है, वो सब अपने जंगल से ही निकालते हैं। वो लोग कुछ पत्तियों को मेडिसिन बनाते हैं, जो जड़ी बूटियाँ अगर हम हिंदी में कहें, तो उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होती है इस चीज़ की कि किस चीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए कौन सी पत्तियाँ इस्तेमाल की जाए। तो वो लोग भी जंगल में रहते हैं। सेम चीज़ है, एनिमल्स को शेल्टर पेड़ प्रोवाइड कराते हैं।
यहाँ पे एग्जांपल है कि जो हिरन है, अगर इसको किसी तरीके का डर महसूस होता है अपने आसपास, तो एकदम से वो भाग जाती हैं और झाड़ियों में छुप जाती हैं। तो किस तरीके से पेड़ पौधे इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इनके छुपने की जगह होती है। तो एक सिम्बायोसिस रिलेशन होता है जो प्लांट और एनिमल जो जंगल में रहते हैं उनके बीच में। ये एक पीपल का पेड़ है जो अगर हम कहीं कहीं देखते हैं कि सीमेंट के जो दीवार होती है उसमें भी उग जाते हैं। ये अपना जो रिप्रोडक्शन है, क्या बोलते हैं, एक तरीके से ये कहीं पे भी उग जाते हैं एक तरीके से। कुछ पेड़ पौधे की प्रजातियां ऐसी हैं कि वो बहुत आसानी से कहीं पे भी खिल जाती हैं, कहीं पे भी उग जाती हैं, कहीं पे भी ग्रो करने लगती हैं। यहाँ पे भी इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे तो इतना ख़ास कुछ नहीं है। अब एक पूरा फॉरेस्ट का सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, किस तरीके से एक पूरी एनवायरनमेंट चलता है फॉरेस्ट में। एक बारिश हो रही है, एक ऊपर कैनोपी है, मान लीजिए ये पूरी कैनोपी है। यहाँ पे बीच का एक सिस्टम है और रूट सिस्टम है जो धरती के नीचे है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है? रूट सिस्टम ग्राउंड वाटर से न्यूट्रिएंट्स लेता है, जो वाटर टेबल है कभी कभी वहाँ तक पहुँच जाता है, और इससे जो वेपराइज होकर पानी ऊपर गया है उससे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जो तेज़ी से बारिश हो रही है ऊपर, जो कैनोपी में ये पानी अटक जाता है और यहाँ धीरे धीरे जो नीचे पानी पहुँचता है बहुत कम पहुँचता है। यह चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन जो होती है प्रोसेस। इस डायग्राम में तो इतना कुछ समझने के लिए है नहीं। जंगल में हर तरीके के एनिमल, हर तरीके के पेड़ पौधे हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए। ये चीज़ यहाँ पे है। और एक बहुत सिंपल तरीके से हम एक फॉरेस्ट को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो डायनेमिक लिविंग एंटिटी है ये। मतलब डायनेमिक मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज होती हुई, लिविंग मतलब ज़िंदा, एंटिटी मतलब एक चीज़। तो हम इसे कह सकते हैं सतत परिवर्तित होती हुई जीने वाली चीज़। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फॉरेस्ट होता है वो नेचुरल अब्जॉर्बर है। किसका? पानी का, जो सीधा ग्राउंड वाटर में चला जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट एक तरीके से नेचुरल रिवैम्पर है, जो हवा है उसको साफ़ करती है। जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो हाईवे की जो निकलती हुई है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। रेनफॉल को रिसीव करती है, वो ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज करती है। इस तरीके से अलग अलग काम है जो जंगल करते हैं। बच्चे अभी भी घूम ही रहे हैं। तो इतना ही है। जैसे जंगल में पोल्यूशन हो रहा है तो ये एक एग्ज़ाम्पल है किस तरीके से हम कार से पोल्यूशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो इस पोल्यूशन को ये कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से जो CO2 निकल रहा है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर एक कंडीशन ऐसी हो गई कि ये पेड़ कटे हुए हैं, मान लीजिए पेड़ है ही नहीं, जैसे यहाँ पे एक ही पेड़ बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो पोल्यूशन है और ऊपर से यहाँ फैक्ट्रीज़ बना दी गई हैं, तो यहाँ से जो पोल्यूशन है वो एक्चुअली बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम। तो जो जंगल है वो एक तरीके से फिर इस तरीके से मरुस्थल में बदल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब आखिरी में क्या होगा? पेड़ यहाँ बचे नहीं होंगे तो वो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे और वाटर वहाँ पे रुक नहीं पाएगा। तो अगर धरती पे वाटर रुक नहीं रहा है तो वो बहता रहेगा। इस तरीके से बाढ़ आएगी, बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी। तो एक तरीके से डिज़ास्ट्रस कंडीशन होगी। तो हमें फॉरेस्टेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना हम जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसको भी चालू रखें और साथ साथ हम पेड़ पौधे भी लगाएं, तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टेंटली विकास करते रहें और सड़कें और फैक्ट्रीज़ और ये सब बनाते रहें कंटिन्यूसली पेड़ पौधे काट के, तो जो हमारा बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और आखिरी में हमें इस तरीके की कंडीशन देखने मिलेगी और इसके बाद
इस तरह की डिज़ास्टर्स सिचुएशन आएगी। तो इन सब को रोकने के लिए हमें क्या करना है, बस हमें जो पैरेलली एक वृक्षारोपण के प्रोग्राम करने चाहिए। बच्चों को क्लास में हमें बताना चाहिए कि किस तरीके से पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, और जो एनवायरनमेंट है उसको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे एनवायरनमेंट को बहुत हद तक हमने डैमेज कर दिया है। बहुत हद तक हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है धरती पे बहुत बढ़ चुका है, जिससे ग्रीन हाउस जो हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर एक्सेसिव हीट धरती पे हो जाएगी तो बहुत सारे लाइफ फॉर्म बर्बाद हो जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, और जो एवरेज हाइट है ओशियंस की वो ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने ही जीवन को बर्बाद कर लेंगे। तो हमें एनवायरनमेंट को ही बचाना बहुत ज़रूरी है। इन मैडम की तरह हम बस देखते रह जाएंगे, तो हमें इन मैडम की तरह नहीं बनना है। हमें कुछ करना है जिससे एनवायरनमेंट थोड़ा बैलेंस्ड रहे, और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम अच्छा भविष्य छोड़ के जाएं। चलिए, यहाँ पे क्लास 7 की एनसीईआरटी ख़त्म होती है। अगली बार हम क्लास 8 की एनसीईआरटी में चलते हैं। 18 देखते हैं, वेस्ट वाटर स्टोरी। जो पानी है वो दूषित कैसे होता है। अगर पानी में कुछ अनवांटेड मटेरियल्स हैं, जैसे शावर करते वक्त साबुन मिल जाता है, सिंक में हम साफ़ करते हैं तो खाने की चीज़ें हैं, जो बची हुई की चीज़ें वो पानी में मिल जाती हैं, लॉन्ड्री का सामान है, टॉयलेट वेस्ट है, वो अगर पानी में मिल जाता है तो वो वेस्ट वाटर कहलाता है। तो हमें वाटर को साफ़ इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या करना होगा। पानी हम किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कई तरीके से हम इस्तेमाल करके पानी को ख़राब कर देते हैं। तो साफ़ पानी का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, पीने के लिए। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो कुछ दिनों तक ही ज़िंदा रह सकते हैं, फिर हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। वाटर फॉर लाइफ, जैसे हमने चैप्टर 17 में देखा था। तो अगर हम गंदा पानी हम कंटिन्यूसली गंदा करते रहेंगे, हमारे पास फ्रेश वाटर, टोटल वाटर अवेलेबिलिटी का 2.5% ही है, तो हम अगर सारा पानी गंदा कर देंगे तो फिर हम इस्तेमाल क्या करेंगे। इसका एक सलूशन है वाटर क्लीनिंग, पानी को साफ़ करना। अब सीवेज क्या होता है। सीवेज बेसिकली क्या होता है, जो हमारा घर का इस्तेमाल किया हुआ पानी होता है, जो हॉस्पिटल का पानी इस्तेमाल किया हो जाता है, ऑफिस, इंडस्ट्रीज़, यहाँ से जो पानी निकला है वो नदियों में भर जाता है, वो फ्रेश वाटर में मिल जाता है। तो सीवेज क्या है, लिक्विड वेस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो पानी में मिल जाता है। जो सीवेज है उसमें क्या क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, इम्प्योरिटीज़ होंगे, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हमारे अच्छे नहीं होते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया, ह्यूमन वेस्ट जो होता है, एनिमल वेस्ट होता है, वो सब सीवेज में होता है। तो अब इसका कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पानी बस गंदा होता है वो सीवेज होता है। अब साफ़ पानी हमारे घर में आता है, फिर हम उसे गंदा करके नालियों में छोड़ देते हैं। तो इसके बीच में जो प्रोसेस होती है गंदे पानी को साफ़ करने की, उसको देखते हैं। तो गंदा पानी होता है वो सीवर्स के थ्रू, मतलब हिंदी में अगर हम कहें गटर, तो गटर के थ्रू, सीवर्स के थ्रू ये जो गंदा पानी है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ले जाया जाता है, या तो वो नालों में होता है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। अब जो पानी है उसको ट्रीट करके हम शुद्ध कर सकते हैं। ये समझते हैं एक्टिविटी को छोड़ना है हमें, एक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों के लिए भी एक्टिविटी दी हुई है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऊपर जो दिया हुआ है ये है किस तरीके से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। नीचे बहुत बारीक बारीक कण होंगे रेत के, फिर छोटे बड़े, थोड़े बड़े कण, फिर ऊपर बहुत बड़े कण। इस तरीके से हम कुछ डाल के अगर गंदा पानी ऊपर डालते हैं तो नीचे हमें फ्रेश वाटर, थोड़ा साफ़ पानी मिलता है। क्लोरीनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम गंदे पानी में क्लोरीन डाल देते हैं, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और बचा हुआ जो ऊपर का पानी वो साफ़ होता है। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो हर शहर की म्यूनसिपालिटीज़ में होता है। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है,
तो इसमें क्या होता है, जो फिज़िकल पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हो गए, वो सब चीज़ें निकाली जाती हैं बाहर। जो केमिकल वेस्ट होता है, जो पानी में घुल मिल गया है, उसे किसी तरीके से ट्रीट करके बाहर निकाला जाता है। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जो बैक्टीरियास हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं, मतलब कीड़े मकोड़े हैं, उनको अलग प्रोसेस से बाहर निकाला जाता है। इस तरीके से जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें अलग अलग स्टेजेस पे काम होता है। अब इस तरीके से एक वेस्ट वाटर है वो बड़े बड़े लार्ज बार स्क्रीन से निकाला जाता है। तो जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, रैक्स हो गए, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन्स, ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। जो ये पहला स्टेप है। यहाँ पे हम जो हार्ड मटेरियल होता है, जो सॉलिड वेस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, और सॉलिड वेस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरे स्टेज में क्या होता है, दूसरी स्टेज में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ग्रिट हो गए, सैंड हो गए, इन छोटे पार्टिकल्स को निकाला जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो पानी की स्पीड है उसको कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, ताकि जो सैंड के पार्टिकल्स है, ग्रिट्स हैं, वो नीचे बैठ जाएं और बचा हुआ जो ऊपर का अच्छा पानी हम बाहर निकालें। अब तीसरे स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, एक बड़े से टैंक में, इस तरीके का बड़ा टैंक होता है, वहाँ पे पानी को कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। और जो नीचे जो भी गंदगी है, जो बची हुई गंदगी है, वो नीचे नीचे धीरे धीरे जमा होती जाएगी, और यहाँ से हम जो गंदगी है उसको बाहर निकालते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से तीसरा स्टेज काम करता है। जो नीचे जमा हो गया मटेरियल है, किसी तरीके से वो नीचे सेटल डाउन हो गया, उसे स्लज कहते हैं, मतलब कीचड़ एक तरीके से वो बन जाता है। और इसी स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर जो गंदगी तैर रही होती है, जो मान लीजिए ऑयल है, जो ग्रीसेस हैं, मतलब जो पानी के सरफेस पे तैरती हैं, उसको भी इसी स्टेज पे वाटर को साफ़ कर दिया जाता है सरफेस पे। तो अब ये जो वाटर बना है, ये क्लेरिफाइड वाटर है, पर अभी भी ये पीने लायक बिल्कुल नहीं है। अब जो स्लज निकाला गया है, उसको अलग टैंक में डाल दिया जाता है। इस स्लज में बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ एनॉर्बिक मटेरियल होते हैं, वो जो स्लज बचा हुआ है उसको डिकम्पोज करते हैं और बायोगैस बनाते हैं। जो बचा हुआ जो स्लज है, उससे भी हम यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चौथी स्टेज में क्या होता है, बहुत सारी हवा पास करी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से बड़े बड़े पंप द्वारा जो है यहाँ पे हवा पास की जाती है। जो पानी के अंदर बैक्टीरियास हैं, अभी भी यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो उनको बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पानी के अंदर जो भी ह्यूमन वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया, सोप और अदर अनवांटेड मटेरियल्स हैं, उनको ये खा के पचा लेता है, मतलब ख़त्म कर देता है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ घंटों बाद जो बैक्टीरिया है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं स्लज की तरफ, और ऊपर जो पानी है वो कई हद तक साफ़ बचा रहता है। तो इसको भी रिमूव कर लिया जाता है और इस पानी को बाहर से निकाल लिया जाता है। अब जो बचा हुआ पानी है उसे सैंड बेड से निकाला जाता है। एक बहुत बड़ा सैंड का ये होगा एक कंटेनर, इस सैंड बेड से पानी डालते हैं, जो बचा हुआ कुछ स्लज है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, फिर जो नीचे से पानी निकलता है वो कई हद तक साफ़ होता है। अब जो फाइनली जो पानी यहाँ से निकला है वो कई हद तक प्योर, मतलब फ्री ऑफ बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होंगे, जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं, केमिकल हैं, कई हद तक वो फ्री हो जाता है। तो उसको अब हम नदियों में और जो सी है, समंदर में छोड़ सकते हैं। अब बाद में ये अपनी नेचुरल वे से क्लीन होता रहेगा। तो हमने अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि क्लोरीन और ओजोन से हमें पानी को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। कई जगह इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी होती है, तो वहाँ केमिकल पार्टिकल बहुत सस्पेंडेड होते हैं पानी में। तो इस केमिकल प्रोसेस से भी हमें इसको ट्रीट करना होता है, पानी को नदी और समंदर में छोड़ने से पहले। अब बिकम अ सिटीज़न, देखिए, कूड़ा फैलाना, कूड़ा जनरेट करना एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का। बट क्या कर सकते हैं हम, जो वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं वो हम कम से कम जनरेट करें। अगर जो वेस्ट हमने जो जनरेट किया है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। जैसे जो गीला कूड़ा होता है, जो खाना बचा हुआ खाना है, उसको हम एज अ खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सूखा कूड़ा है, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, हम इसको रिसाइकल करके कूड़ा कम से कम जनरेट कर सकते हैं।
एक पेड़ होता है यूकेलिप्टिस का, आपने देखा होगा, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तना बहुत लंबा होता है और ऊपर की तरफ छोटी सी कैनोपी होती है। तो ये पेड़ क्या करता है, गंदगी को अब्जॉर्ब करता है धरती से, बहुत तगड़ा वेस्ट वाटर है उसको अब्जॉर्ब करता है और यहाँ से जो फ्रेश वाटर है उसको रिलीज़ करता है बाय इवेपोरेशन। तो जो यूकेलिप्टिस का पेड़ है उसको पॉन्ड्स में, सीवेज में लगाना चाहिए हमें, ताकि ये नेचुरल वे से पानी को शुद्ध कर सके। अब हमें एक एक्टिव सिटीज़न होने के नाते क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखते हैं। बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, हम अपने घर से जो जनरेट हुआ कूड़ा है उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। अब जो कुकिंग ऑयल है और जो फैट्स है वो हमें जो अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, जो फैट है और कुकिंग ऑयल है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करता है पाइप्स में। तो इस तरीके से ब्लॉकेज है तो जो अगर ओपन ड्रेन है तो वो धरती का जो सरफेस है, यहाँ मिट्टी है तो यहाँ पे ऑयल चिपक जाएगा और फैटिस जो है मटेरियल वो चिपक जाएंगे, तो इससे पानी का जो रिसाव है वो कम हो सकता है। इस तरीके से हमें जो फैट है, कुकिंग ऑयल है, वो हमें अलग डस्टबिन में स्टोर करना चाहिए। अब जो केमिकल्स हैं जैसे पेंट है, सॉल्वेंट है, जो मोटर ऑयल है, इसको हमें ओपन सीवेज में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरियाज को मार देते हैं। जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं, उसको मार देती हैं। तो हमें ये सब चीज़ें अलग से कहीं डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए। जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक है, सैनिटरी टॉवल्स हैं, कॉटन है, जो किसी तरीके से सीवेज सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, उसे हमें ऐसे खुले में नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें इसे सेपरेट डस्टबिन में रखना चाहिए ताकि इसका कहीं और यूटिलाइजेशन हो सके। इस तरीके से हम कुछ अच्छे सिटीज़न होने के सबूत दे सकते हैं कि हम किस तरीके से अपना जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। स्वच्छ भारत मिशन में हमने कई इनिशिएटिव्स देखे, जैसे जो टॉयलेट्स बनाने हैं और जगह जगह डस्टबिन रखने हैं। जैसे आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा कि छोटा सा चाय वाला भी एक या तो कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखेगा या फिर छोटी प्लास्टिक का कंटेनर रखेगा अपना कूड़ा डालने के लिए। पहले हम देखते थे कि ऐसी जो चाय के कप हैं या फिर कुछ भी वेस्ट मटेरियल है वो सड़क पे यूं ही फेंक दिया जाता था। आज के समय में इतनी तो अवेयरनेस फैल गई है कि डस्टबिन तो हर किसी के पास होता है। ये स्वच्छ भारत मिशन का ही एक तो कह सकते हैं फल है। लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी है कि किस तरीके से हम अपना पर्यावरण स्वस्थ रख सकते हैं। एटलीस्ट हम अपना जो वातावरण है आसपास का उसे स्वच्छ रखें। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, ये एक तरीके का टॉयलेट प्रोसेसिंग है जिसमें ह्यूमन वेस्ट अर्थवर्म द्वारा ट्रीट करके एक क्या कह सकते हैं, जो वर्मी केक में कन्वर्ट हो जाता है। वर्मी केक क्या होता है, जो सॉइल को एक तरीके से बहुत अच्छा रखता है। तो इस तरीके से एक वर्मी प्रोसेसिंग है कि जो ह्यूमन वेस्ट है उसको जो अर्थवर्म है उसके द्वारा ट्रीट करके हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो कहीं ख़राब नहीं होता। सैनिटेशन एंड डिजीज़, जो हमारा जो वातावरण है, हमारे हाथ पैर, ये जो हमारा जो आसपास का एरिया है वो अगर स्वस्थ साफ़ रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, बैक्टीरियाज नहीं होंगे, वायरसेस नहीं होंगे, तो हमारी जो शरीर है उसमें डिजीज़ेस नहीं होंगी। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियाँ बहुत सारी होती हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ओपनली डिफेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे खुले में शौच कर देंगे या फिर रेलवे ट्रैक्स के आसपास, नियर फील्ड, मतलब कभी कभी तो पानी में ही डिफेक्ट कर देते हैं। तो जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो एक हेल्थ हज़ार्ड होता है, एक पोल्यूशन होता है। अगर वो खुले में कर दिया जाए तो बहुत तरीके की बीमारियां फैल सकती हैं। जो कीड़े मकोड़े हैं अगर वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, फिर वही कीड़े मकोड़े जाके किसी स्वस्थ जगह में बैठ जाएंगे। इस तरीके से ये बहुत बड़ा हेल्थ हज़ार्ड क्रिएट कर सकता है। तो ओपन डिफिकेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। सो जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके स्टेज 2 और स्टेज 3 भी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें ओपन डेफिकेशन को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं। किस तरीके से लोगों को इकोनॉमिक
हेल्प दी जाती है कि आप थोड़े से पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं ताकि वो एक शौचालय बना सकें। और इसी तरीके से लोगों को अवेयर करना कि ओपन डेफिकेशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ एंड योर चाइल्ड्स हेल्थ। तो किस तरीके से गाँव में जाके अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि टॉयलेट बनवाइए। अब अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल क्या होता है कि सीवेज जो है पानी वो सीधा जाके नदियों में मिल जाता है, तो वो बहुत डिज़ास्टरस सिचुएशन होती है। तो एक ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम एक बनाया गया है जो आज के टाइम में बहुत अच्छा है। जैसे सेप्टिक टैंक है, केमिकल टॉयलेट्स हैं, कंपोस्टिंग पिट्स हैं, कुछ गड्ढा करके छोड़ दिया जाता है, फिर वहाँ पे कंपोस्ट बन के वो अपने आप खाद बन जाती है। सेप्टिक टैंक हो गए। तो इस तरीके के सिस्टम बहुत ज़रूरी हैं कि वो जो गंदा पानी है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो नेचुरल सोर्स जैसे नदियाँ हैं या पॉन्ड्स में ना फेंक के उसको वहीं के वहीं ट्रीट कर दिया जाए। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस तो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि गंदगी अगर पब्लिक प्लेस में होगी तो उतने ही ज़्यादा लोग उससे इफ़ेक्ट होंगे। तो पीरियोडिक क्लीनिंग, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल प्रैक्टिस इन द, मतलब बहुत सारे लोगों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना साफ़ सफाई के लिए। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हो गए, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, एयरपोर्ट हो गया, यहाँ पर हज़ारों लोग डेली ट्रैवल करते हैं, डेली आना जाना करते हैं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके का सैनिटेशन सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं सैनिटेशन जो प्रोसेस है उसके लिए, बट ये स्ट्रिक्टली हमारे इंडिया में फॉलो नहीं होते। ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। जो सैनिटेशन का काम है किसी अथॉरिटी का नहीं है, किसी गवर्नमेंट का नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। सैनिटेशन जो है वो हमें इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए। पब्लिक प्लेस है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसे तो अथॉरिटी ही साफ़ करेगी, मैं क्यों साफ़ करूँ। अगर आपको कहीं कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है, कहीं पे मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, तो उसे उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। इसमें कितना समय लगेगा? बहुत समय नहीं लगता है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा अगर हमें साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं खुद तो खूब बहुत सारा कूड़ा फैलाएंगे और दूसरों को ज्ञान देंगे। इस तरीके के लोग हमें इंडिया में बहुत मिलते हैं। तो हमें इन जैसे लोगों से बचना है, खुद हेल्प करनी है लोगों की। जो साफ़ सुथरा है, अपना जो एनवायरनमेंट अगर साफ़ सुथरा होगा तो हमें ही उससे फ़ायदा होगा। जैसे कंक्लूजन में लिखा है, वी ऑल हैव रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। यू मस्ट रियलाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्स इन आवर हेल्थी स्टेट। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो वाटर सोर्सेस हैं वो हेल्दी रहें तो हम हेल्दी रहेंगे। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें कंट्रीब्यूट करना है। अडॉप्टिंग अ गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस शुड बी और वे ऑफ लाइफ, मतलब जो साफ़ सफाई है वो हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। महात्मा गांधी ने कहा था, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडॉप्ट ह्यूमन्स एंड एनलाइटन कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है कि वो साफ़ सफाई रखेगा या बहुत अच्छा एक्शन, मतलब बहुत समझदारी के साथ बिहेव करेगा और साफ़ सुथरा माहौल बनाएगा। हमें खुद करना पड़ेगा, हमें खुद अपने हाथ में झाड़ू उठानी पड़ेगी। गांधी जी ने ये भी कहा था कि आप समाज में गंदगी तब तक साफ़ नहीं कर सकते जब तक आप अपने हाथ में झाड़ू ना उठाएं। तो सफाई करने के लिए खुद भी गंदा होना पड़ता है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो इस तरीके से हम क्लास 7th के NCERT ख़त्म करते हैं।